कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो बेसिकली हम मानते हैं, तो कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट के ऊपर तीन खून की नाड़ियां होती हैं। तो ये हार्ट को बेसिकली ब्लड सप्लाई करती हैं। अब आपने देखा होगा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, बट हार्ट को भी ब्लड सप्लाई तीन मेन नाड़ियों से होती है। तो इन तीन मेन नाड़ियों में अगर ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से या भी किसी कारण की वजह से भी ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं, तो उसको फिर हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो मेन कॉजेज हैं, जो ट्रीटेबल कॉजेज आते हैं और कुछ अनट्रीटेबल कॉजेज, यानी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो द वेरी फैक्ट कि आप एक इंडियन हैं आपको ज्यादा रिस्क पर डालते हैं हार्ट डिजीज के। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल इंडियंस का जो है वो अलग होता है वेस्टर्न के मुकाबले में। तो आप द वेरी फैक्ट कि आप इंडियन है मेक्स यू मोर प्रोन फॉर हार्ट डिजीज। दूसरा, अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती है। तीसरा, मेल्स में ये ज्यादा कॉमन है हार्ट डिजीज एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये बेसिकली कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो आपके हाथ में है, जिसे कंट्रोल करके हार्ट डिजीज प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है अगर आप स्मोक करते हैं। तो स्मोकिंग जो है नंबर वन प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्मोक करते हैं तब आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। दूसरा है, अगर आप ड्रिंक करते हैं काफी ज्यादा अल्कोहल, तब भी आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं। अच्छा, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री भी आती है। सो जैसे अगर आपके मदर या फादर को हार्ट की प्रॉब्लम 50 साल से पहले हो चुकी है, तो प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो फिर आपको भी चांसेस में है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए। अगेन, ये मॉडिफाइबल नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। सपोज अगर आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत चल रही है, तो चांसेस हैं वो कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आप में भी हो। अगेन, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसके आपके कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की चांसेस हो सकते हैं। अब मॉडिफाइबल जो डिजीजेज होती हैं उसमें अगर आपको प्री डायबिटिक हैं आप, या आपको शुगर आने से पहले वाला स्टेज है, प्री डायबिटिक हैं आप, तो तब आप अगर उसे प्रिवेंट करें तब आप उसको हार्ट की प्रॉब्लम को अपने कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हुआ ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर उसे आप वेल कंट्रोल रखें, तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस या थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये कुछ मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं या हार्ट की दिक्कत आने की संभावना को बढ़ाते हैं। तो इन्हें कंट्रोल करके हार्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। सीएडी के कुछ कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंजाइना। तो अंजाइना बेसिकली कुछ नहीं, चेस्ट पेन है। वो चेस्ट पेन जो है आपको एक्सर्शन पे भी हो सकता है। जैसा कि आप चलते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको महसूस होगा चेस्ट पेन, यानी छाती में भारीपन। अब ये पेन जो है ये सब्जेक्टिव चीज है। इट इज मोर लाइक अ प्रेसिंग, या भारीपन जैसा सेंसेशन, जैसे किसी ने आपकी छाती पे वजन रखा है। ठीक है, ये टिपिकली सबसे कॉमनली जो है ये रेट्रोस्टर्नल एरिया या छाती में रेट्रोस्टर्नल एरिया पे महसूस होता है। ये पेन जो है आपको कंधों में भी महसूस हो सकती है। ये दर्द जो है आपके गर्दन में भी महसूस होती है। ये पेन आपको अपने जबड़े तक भी जाती हुई महसूस हो सकती है। ये पेन आपके दोनों कंधों में, दोनों बाजुओं तक भी जा सकती है। दोनों बाजुओं के अंदर की तरफ भी जा सकती है। सिर्फ राइट साइड की बाजू और राइट साइड की तरफ भी जा सकती है। ये दर्द जो है आपके पीठ में भी जा सकती है। ये दर्द आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से तक भी जा सकती है। पर एंजाइना की दर्द कभी भी इस होठों के ऊपर वाले लेवल तक नहीं जाती है। सिमिलरली एंजाइना की दर्द कभी नाभि के नीचे तक एरिया तक नहीं जाती है। तो एंजाइना जो है या हार्ट जो पेन होती है, चेस्ट पेन होती है, ये टिपिकल जो हार्ट से रिलेटेड पेन, वो ये इन सारे एरियाज में महसूस होती है। तो ये है पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम होता है सांस चढ़ना। जैसे कि आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिसपे आपको कभी पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अब आपको वही काम करने में अनयूजुअल सांस चढ़ने लग जा रहा है, जिसमें पहले कभी नहीं चढ़ता था, पर अब आपको उस चीज में दिक्कत आती है, आपको रेस्ट करना पड़ता है, आपको सांस चढ़ जाता है। तीसरा होता है कि या तो आप चल रहे थे, आपको छाती में भारीपन हुआ, आप रुक गए, तो वो भारीपन ठीक हो गया, फिर दोबारा चलना शुरू कर दिया, फिर दोबारा भारीपन हुआ, फिर आप रुक गए। तो ये सब जो है उस सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज के।
और कोई जो सिम्टम आ सकता है आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, वो है सांस के साथ घबराहट होना या पेल्पिटेशंस होना, दिल की धड़कन को तेज हो जाना। तो ये दिल की धड़कन तेज होना, ये बहुत ज्यादा तेज हो सकती है, बहुत ज्यादा स्लो भी हो सकती है, रेगुलर या इरेगुलर हो सकती है। मतलब रेगुलरली आपका हार्ट रेगुलर बीट करे या बहुत इरेगुलर बीट करे, तेज हो जाए, फास्ट हो जाए, या अचानक से बढ़ जाए, कभी रात में बढ़ जाए, कभी दिन में बढ़ जाए, और फिर दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो ये पैल्पिटेशंस, डिस्निया, अंजाइना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हार्ट के सिम्टम्स हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करने के कुछ तरीके हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट की नाड़ियों की ब्लॉकेज को टेस्ट करने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो अभी भी एंजियोग्राफी ही है। लेकिन हर पेशेंट को हम एंजियोग्राफी नहीं रिकमेंड करते हैं। तो जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो सबसे पहले हम ये असेस करते हैं, जब वो अपनी सिम्टम्स बताता है उससे पहले ही हम असेस करते हैं कि इन्हें हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जनरली हम हार्ट डिजीज को तीन प्रोबेबिलिटीज में देखते हैं: लो प्रोबेबिलिटी, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो लो प्रोबेबिलिटी कैसे समझते हैं? जैसे कि कोई बहुत ही यंग 18 साल से कम इंडिविजुअल है, जिसे कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, जिसकी ना फैमिली में किसी को रिस्क फैक्टर है, और जिसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसके सिम्टम्स हार्ट से रिलेटेड हमें नहीं लगते या टिपिकल सिम्टम्स नहीं है, उसे हम लो रिस्क कैटेगरी में मानेंगे। तो इस लो रिस्क कैटेगरी में आप बेसिकली ईसीजी करवा सकते हैं, आप एकोकार्डियोग्राफी करके हार्ट की पंपिंग चेक कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम एज वेल एज आपका स्ट्रक्चरल हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पता चल जाता है। अगर ये दो चीजें नॉर्मल है तो फिर आपको जनरली आगे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, लो रिस्क से आते हैं मॉडरेट रिस्क। अब मॉडरेट रिस्क वाले वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास या तो फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, या मदर को हार्ट डिजीज थी या फादर को हार्ट डिजीज थी, उन्हें खुद जो है कोई ना कोई बीमारी है, या तो शुगर की बीमारी आ गई, ठीक है, या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या वो स्मोक करते हैं। तो ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में जैसे ईसीजी और एको है, ये दो बेसिक टेस्ट हैं जिससे आपको कंडक्शन सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पता चल जाता है। फिर इस मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में बेस्ड ऑन द सिम्टम्स आप आगे टेस्ट करवाते हैं। तो अगर बंदा मतलब आपका पेशेंट जो है वो चल सकता है, तेज चल सकता है, तो उसको आप ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं, टीएमटी पे चलाते हैं, जिससे ईसीजीज रिकॉर्ड होती है, उससे आप गेज करने की कोशिश करते हैं कि हार्ट डिजीज की कितनी लाइक्लीहुड है। इसमें दूसरे टेस्ट भी होते हैं, जिसमें डोबुटामिन स्ट्रेस इको भी होता है, जिससे भी हमें पता चल जाता है। इसमें स्ट्रेस थैलियम करके एक टेस्ट है, अगेन जो हमें बताता है कि हार्ट डिजीज की कितनी लाइक्लीहुड है या कितनी प्रोबेबिलिटी है हार्ट डिजीज की। लेकिन अब आ जाते हैं हाई रिस्क कैटेगरी में। हाई रिस्क कैटेगरी वाला बंदा वो है जिसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा टिपिकल हैं, या जिसके ईसीजी खराब आती है, या जिसकी इको खराब आती है, या जो सिम्टम्स हमें बड़े टिपिकल हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से लगते हैं, या जैसे मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं, जैसे या साथ में किडनी की शिकायत भी है, ब्लड प्रेशर भी है, फैमिली की तरफ से भी हिस्ट्री भी है। ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं, उन्हें हम हाई रिस्क मानते हैं। तो इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में बेसिकली एंजियोग्राफी तरीका है, कोरोनरी एंजियोग्राफी जो तरीका है जो हार्ट की ब्लॉकेजेस को डायग्नोस कर सकता है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बाजू से होती है, कि बाजू से आप तार डालते हैं, उसके बाद कैथेटर डालते हैं, और वो हार्ट में ब्लड वेसल्स को डाई इंजेक्ट करता है, और वो हॉस्पिटल में सीआरएम के अंडर देखा जाता है ब्लॉकेजेस को। दूसरा तरीका है, अगर आप सीटी कोरोनरी एंजियो भी करा सकते हैं, जो सीटी स्कैन द्वारा खून की नाड़ियों की ब्लॉकेजेस की जांच करनी। तो सीटी स्कैन जो वाली जो कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी यंग में ज्यादा प्रेफर्ड है रादर देन दी एल्डरली, बिकॉज फिर एल्डरली में कैल्शियम या चूना डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से वो इमेजेस खराब आ सकती हैं। दूसरा, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए हार्ट जो है वो 55 से लेकर 60 के रेट हार्ट रेट पे चलना चाहिए। अदरवाइज अगर बड़ा तेज चल रहा होगा हार्ट, तो सीटी स्कैन के स्लाइसिस में काफी ज्यादा ब्लर इमेजेस आएंगी, और वो रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। तीसरा, जो ऑपरेटर है वो उस सीटी स्कैन को इंटरप्रेट कर रहा है, वो भी बहुत जरूरी है कि उस ऑपरेटर जो देख रहा है सीटी स्कैन, उसका क्या एक्सपीरियंस है सीटी इंटरप्रेट करने का।
जबकि एंजियोग्राफी जो है वो रिलेटिवली सिंपल है इंटरप्रेट भी करना, और करना भी बहुत सिंपल है। और दोनों में रेडिएशन लगता है आपको, सीटी स्कैन वाली में, दूसरे वाले में भी, और सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी में भी रेडिएशन लगता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे गेज करते हैं, तो कुछ रिस्क स्कोर्स रहते हैं। रिस्क जैसे कि हमारे पास रेनॉल्ड्स रिस्क स्कोर है, जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिससे मैं पहले रिस्क देखता हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास आया है उसका क्या रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन सिम्टम्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट उनके डायग्नोसिस के लिए बेस्ट रहेगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हाई रिस्क पे वो इंडिविजुअल है जिसके मदर या फादर को हार्ट की बीमारी जो है 50 साल से पहले हो गई है, जिस प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरा, जिसको फैमिली की तरफ से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो स्मोक करता है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, ठीक है, जो जिसको शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी वाले मरीजों को स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जिसको शुगर है, स्पेशली लंबे समय से शुगर है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, कोई किडनी की शिकायत है, तो ये सारे पेशेंट्स जो होते हैं हार्ट डिजीज के लिए बहुत ज्यादा हाई रिस्क होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, रेनॉल्ड्स रिस्क स्कोरिंग सिस्टम है, जो आपके रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से, जिसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते गूगल में जाकर, और आप अपने रिस्क फैक्टर उसमें डालते जाइए, वो आपको रिस्क स्कोर बताएगा, लेस देन 5%, 5 to 7.5, और मोर देन 7.5, वो 10 ईयर रिस्क आपको बताता है। तो उससे आप गेज कर सकते हैं कि आप किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं फॉर दोज रिस्क फैक्टर्स। सपोज एक पर्सन को ब्लॉकेजेस हो गई हार्ट, खून की नाड़ियों में। अब ये ब्लॉकेजेस जो है, आपने देखा होगा किसी को 90%, किसी को 80% ब्लॉकेज बताई जाती है। तो ये ब्लॉकेजेस ओवरनाइट या एक दो दिनों में नहीं आती। ये ब्लॉकेजेस जैसे मैंने बताया, बचपन से जब आदमी पैदा होता है, धीरे धीरे प्लाक बर्डन जो है बिल्डअप होता रहता है थ्रू आउट लाइफ। तो जो 80% या 90% वाली ब्लॉकेज है, वो 10% से शुरू होती है, 10%, 15, 20 ऐसे करके बढ़ती है। तो अगर इस ब्लॉकेज को ऐसे ही बढ़ने दिया जाए, तो ये 90 या 80%, 90% ब्लॉकेज होगी, इसे ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया जाए, इसके में कोई इंटरवेंशन ना की जाए या कोई दवाइयाँ नहीं दी जाए, तो अल्टीमेटली ये होगा कि ये ब्लॉकेजेस होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, और जिस दिन ये 100% ब्लॉकेज पहुंच गई, उस दिन वो खून की नाड़ी बंद हो जाएगी। उसमें ये भी होता है कि अब ये जब नाड़ी 100% बंद होती है, ये दो तरह से, अक्यूटली या क्रॉनिकली। इसका मतलब है या तो 100% वाली नाड़ी अचानक से बंद हो गई, और कोई भी खून की नाड़ी, हार्ट की खून की नाड़ी अचानक से 100% बंद होती है, तो हार्ट का अटैक हो जाता है। इसका मतलब है वो खून की जो हार्ट को, ब्लड को सप्लाई नहीं जाती है हार्ट के अंदर, और हार्ट का जो है वो मसल का डैमेज होने लगता है जब आपको चेस्ट पेन होती है। तो इसके लिए इमीडिएटली एंजियोग्राफी, उसके बाद एंजियोप्लास्टी, ब्लॉकेज खोल के उसमें स्टेंट डालना होता है। लेकिन यही ब्लॉकेज अगर क्रॉनिकली होती है, जैसे कि अब ब्लॉकेज जो है अचानक से 100% बंद ना हुई, ये ब्लॉकेज होती गई 10%, 20%, 30, 40 करते करते धीरे धीरे करके 100% तक पहुंची है, तो बॉडी में इसे अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, और बॉडी जो है कोलैटरल्स बना देती है। कोलैटरल्स वो नाड़ियां होती हैं जो, जिस नाड़ी को 100% जो नाड़ी बंद हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाकी जो दो नाड़ियां हैं वो कोलैटरल्स बनाती हैं, जैसे कि छोटी छोटी सी नाड़ियां बनाती हैं, जो इस बंद नाड़ी का जितना भी ब्लड सप्लाई, जितना भी ब्लड सप्लाई वाला एरिया है उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये कोलैटरल्स भी बन जाती हैं। तो बड़ी बार हमने दोनों तरह के पेशेंट देखे हैं, वो पेशेंट जिसकी 100% बंद नाड़ी है, अचानक से उसको हार्ट का अटैक हो जाता है, और हमने एंजियोग्राफी करके वो नाड़ियां भी देखी हैं जिनकी नाड़ियां जो है, तीनों नाड़ियां 100% बंद पड़ी हैं, लेकिन कोलैटरल्स की वजह से ब्लड सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से कुछ हद तक या काफी हद तक उनका हार्ट का डैमेज नहीं हुआ, प्रिजर्व रहते हैं, और सिम्टम्स भी कम बताते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट है या सीएडी का जो ट्रीटमेंट है, अब वो डिपेंड करता है कि आपने, आपकी एंजियोग्राफी हुई है या नहीं हुई है। इसमें जो बेसिक जो पिलर्स होते हैं दवाइयों के, वो होते हैं खून पतला करने की गोलियां। दे फॉर्म वन क्रक्स, मतलब एक पिलर बनाती हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, बिकॉज जो क्लॉट बनता है उसमें प्लेटलेट्स का भी रोल होता है, तो वो प्लेटलेट्स को ये इनिबिट करती हैं। दूसरा जो जिसका रोल होता है वो है कोलेस्ट्रॉल की गोली का। तो जो क्लॉट बनता है उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोलेस्ट्रॉल की गोलियां चलेंगी,
और प्लेटलेट्स को इनिबिट करने के लिए प्लेटलेट और एंटी प्लेटलेट गोलियां चलेंगी। ये दो तो चलती चलती हैं। तीसरा, छाती के दर्द के लिए अगर आपको एंजाइना रहता है तो उसके लिए एंटी एंजाइनल, जिसमें नाइट्रेट्स आर मोस्ट कॉमन। तो ये बेसिकली जो चार पिलर्स हैं, एक तो खून पतला करने की गोली, एक कोलेस्ट्रॉल की गोली, एक छाती के दर्द की गोली, एक आपका जो पल्स रेट है उसे कम करने की गोली एंटी एंजाइनल ही, वो कम करते हैं। और जो आपके बाकी रिस्क फैक्टर है, जैसे अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, अगर कोई और दवाइयाँ चल रही हैं जैसे कि खून पतले करने की कोई और गोली चल रही है तो फिर वो गोलियां फिर ऐड हो जाती हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा ये गोलियां हैं जो आपके हार्ट में अगर आपको सीएडी है तो उसके बाद चलती हैं आपको, चाहे आपको स्टेंट डला हो या आपका बाईपास हुआ हो या कुछ भी नहीं हुआ हो, पर हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो ये मोटा मोटा ये चार गोलियां जो हैं ये जरूर चलती हैं। वो नहीं करनी चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है स्मोकिंग करना। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको आज के आज उसे बंद करना है। दूसरा, शराब, बहुत ज्यादा शराब पीना, बहुत ज्यादा शराब आपको नहीं पीनी चाहिए। ठीक है। तीसरा ये है कि अगर आपको अपना डाइट का ख्याल रखना चाहिए। डाइट का ख्याल इन द सेंस कि आप अपने खाने में 7% से कम सैचुरेटेड फैट रखें। पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं, पर प्रोसेस्ड खाना वो आपको नहीं लेना चाहिए, ट्रांस फैट्स आपको नहीं लेना चाहिए। आपके खाने में आपको प्रोसेस्ड शुगर या वाइट शुगर वगैरह, रिफाइंड शुगर आपको अपने खाने में नहीं लेना चाहिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो आपको करना चाहिए वो है आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, एरोबिक एक्टिविटी और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस 150 मिनट एटलीस्ट पूरे हफ्ते भर में। और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको कोशिश करना चाहिए, वजन अगर आपका है तो आपको वजन अपना कम करना चाहिए। आपको नमक अपने खाने में कम करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको करोनरी आर्टरी डिजीज के लिए अपने रिस्क फैक्टर्स पता हों। तो इसलिए मैं आपको रेनॉल्ड्स रिस्क स्कोर के बारे में बता रहा था, जिसे आप शायद गूगल में जाकर अपने रिस्क फैक्टर्स डाल के देख सकते हैं कि आपको हार्ट डिजीज होने के 10 साल में कितने परसेंट चांसेस हैं। तो नोइंग इज विनिंग हाफ द बैटल। तो अगर आपको पता होगा ये सब चीजों के बारे में तो अपने आप आने वाले हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइटरी सजेशंस जो हार्ट प्रॉब्लम में हमें दिए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सैचुरेटेड फैट जो है आपको 7% से कम रखना है। आपको मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अलाउड है, ट्रांस फैट्स आपको जीरो रखना है। प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं करना है या नहीं खाना है, अवॉइड करना है। आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम रख के प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना है। आपके खाने में रिफाइंड शुगर, शुगरी ड्रिंक्स, जंक फूड, ये आपको बंद करना चाहिए, ये आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और डाइट के साथ साथ इम्पोर्टेंटली, अच्छा, डाइट में और चीजें हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत जरूरी है, सब्जियां हर लेवल की बहुत जरूरी हैं। फ्रूट्स, जनरस प्रोपोर्शन ऑफ फ्रूट्स बहुत जरूरी है। अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट कम करके प्रोटीन की कंटेंट बढ़ाएं। खाने के साथ इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज करना, जिससे आपका वेट मैनेज रहे। एक्सरसाइज मैंने आपको बताए थे, एरोबिक एक्सरसाइजेज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज एटलीस्ट 150 मिनट इन अ वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना वेट को कंट्रोल रखें, नमक कम रखें अपने खाने में, अपने डाइट पर ध्यान दें। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपने सीएडी को प्रिवेंट कर सकते हैं।